मेरा नाम ललित कुमार कश्यप है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानियाँ। जय श्री राम। मेरा नाम शिवानी है। मेरी उम्र 28 साल की है। मैं बिहार के पटना शहर में रहती हूँ। ये बात जब की है जब मेरी शादी पटना में ही रहने वाले रमेश से होने वाली थी। रमेश के परिवार में उसके मम्मी पापा, चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे। रमेश अपने घर में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई अनिल की शादी हो चुकी थी। रमेश के चाचा के 3 बच्चे थे, राजू, कपिल और किरण। राजू की शादी हो चुकी थी। कपिल और किरण अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। मेरी और राकेश की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। 2-3 दिन बाद मैं रात में सो रही थी। मुझे प्यास लगी। जैसे ही मैं पानी पीने उठी तो डर के मारे मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे पलंग के एक कोने पर एक औरत मुंह छुपाए बैठी राकेश के सर पर हाथ फेर रही थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। घर में मौजूद सभी लोग मेरे कमरे में आ गए। रमेश की नींद पता नहीं आज क्यों नहीं खुली। सभी लोग मुझसे मेरे चीखने का कारण पूछने लगे। मैंने उन सबको सारी बातें बताई। इतने में मेरे पति रमेश की भी नींद खुल गई। सभी लोग मुझसे बोले, बेटी शिवानी, हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया हो। तभी रमेश की माँ यानी मेरी सास कुछ लेकर आई और मेरे माथे पर टीका लगा दिया। उस रात मेरे साथ कुछ खौफनाक नहीं हुआ। बात आई गई हो गई। सुबह मैं जल्दी उठी और नहाकर पूजा करी, पर ना जाने आज क्यों मेरे हाथ से मंदिर में जोत नहीं जल पा रही थी। मुझे कुछ समझ ना आया। मैं ऐसे ही हाथ जोड़कर चली गई। मैं किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। तभी मुझे अपने पति रमेश की आवाज़ आई, शिवानी चाय लेकर आना। मैंने जैसे ही रमेश के पास चाय लेकर कमरे में घुसी तो डर के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रमेश के सिरहाने वही औरत बैठी थी जिसे देख मैं रात को डर गई थी। डर के मारे मैं कांपने लगी, क्योंकि रमेश तो सो रहे हैं। फिर इन्होंने आवाज़ कैसे मारी। तभी वो औरत जो रमेश के सर के पास बैठी थी वो अचानक गायब हो गई। मैं इतना खौफनाक मंजर देख पता नहीं कब बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने पलंग पर थी। रमेश मुझसे बोले, क्या हुआ शिवानी, कोई इतनी देर तक सोता है क्या? कितनी बार माँ चाय लेकर तुम्हारे पास आई, पर तुम तो आराम से सो रही हो। रमेश की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूँ। मैंने रमेश से कह दिया, आज रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बात सुनकर रमेश अपनी मम्मी पापा के पास गया और मेरे बारे में बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर घर आकर ही मुझे दवाइयाँ दे गया था। दोपहर हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेटी अपने साथ हुई सारी बातें सोच रही थी। क्या ये मेरा सपना था या हकीकत? तभी मेरी माँ का फ़ोन आया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ बोली, क्या बात है बेटी शिवानी, घर में सब ठीक तो है? और तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बात को लेकर चिंता में हो। मैं बोली, नहीं माँ, बस 1-2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और तुम बताओ सब कैसे हैं घर पर? तब मेरी माँ बोली, ठीक है शिवानी, बस बहुत याद आती है तुम्हारी। मन करता है तुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लूं। तभी अचानक फ़ोन कट गया। मैंने काफ़ी कोशिश करी पर फ़ोन नहीं लगा। तभी मुझे छत से मेरी सास की आवाज़ आई। वो मुझे छत पर बुला रही थी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि छत पर तो कोई नहीं था। मैं डर कर नीचे भागी तो मुझे मेरी सास जीने से ऊपर आती दिखी। मैं इतना डर गई थी कि मेरे मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मेरी सास ने मुझे संभाला और घर के सभी लोगों को बुला लिया और मेरे घर वालों को भी खबर कर दी। शाम हो चुकी थी। सभी लोग मेरे घर से भी आ गए थे। इतने लोगों के बीच में भी मुझे वो डरावनी औरत इधर से उधर घूमती नज़र आ रही थी। तभी मैं बुरी तरह चीखने लगी, क्योंकि वो औरत अब मेरे ऊपर आकर बैठ गई थी। उस वक्त मेरा शोर सुनकर
हमारे आस पड़ोस के रहने वाले लोग भी हमारे घर में आ गए। तभी उस भीड़ में से एक बूढ़ी काकी, जिनकी उम्र लगभग 75 साल की होगी, उन्होंने मेरी हाथ की उंगली को कसकर दबा लिया। वो ना जाने मन ही मन कुछ बोल रही थी। तभी मुझे उस डरावनी औरत, जो मुझे ही दिख रही थी, उसके चीखने की आवाज़ आने लगी। थोड़ी ही देर में वो बुरी आत्मा कहीं गायब हो गई और मैं बेहोश। जब मेरी आँख खुली तो मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में थी और वही बूढ़ी काकी, जिन्होंने मेरी उंगली को दबा रखा था, वो मेरे साथ थी। और मेरे परिवार वालों और मुझको उस बूढ़ी काकी ने तो बताया तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने बोला, गीता की शादी के बाद कोई बुरी आत्मा ने गीता के शरीर को पाने की चाहत में उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब बालाजी की कृपा से सब ठीक है। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप कहाँ कहाँ से मेरी कहानी सुनते हैं, प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी अजीत सिंह नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर की है। आसाम के घने जंगलों के बीचों बीच उसे एक कॉटेज मिला है। वो बहुत खुश था। चलो, बार बार आना जाना पड़ता है अगर उसे रहने की जगह दूर मिलती, पर उसे काम करने के साथ ही रहने की जगह भी मिल गई। उसके साथ काम करने वाले ऑफिसरों को जब पता चला उसे वो जंगल के बीच में बना कॉटेज मिला है, तो डर के मारे सबके पसीने छूट गए। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। तो स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी। तो हो जाओ तैयार डर से सामना करने के लिए। जय श्री राम। अजीत का ट्रांसफ़र देहरादून से आसाम में हो गया। वो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। 2 दिन बाद उसे आसाम में अपनी जॉइनिंग देनी थी। वो ड्यूटी से 1 दिन पहले आसाम पहुंच गया। सभी लोगों ने उसका अच्छा स्वागत करा। वो सबसे मिलकर अपने कॉटेज की तरफ जाने लगा, पर अजीत के साथ काम करने वाले लोग की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन वो अपने बड़े अफसर की बात को ना टाल पाए। शाम होने से पहले ही वो लोग उस कॉटेज से अपने अपने घर चले गए। अंधेरी रात में उस जंगल से आती जंगली जानवरों की आवाज़ उस माहौल को और भी ख़तरनाक बना रही थी। उस रात तो सब ठीक रहा। सुबह अजीत तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचा। सब लोगों ने ड्यूटी के पहले दिन अजीत का जमकर स्वागत करा। उनमें से कई लोगों ने अजीत को जंगल के बीचों बीच बने कॉटेज में ना रहने की सलाह दी। अजीत ने उनसे वहां रुकने का कारण पूछा तो सभी लोगों ने एक ही बात करी कि वहां भूत प्रेत और चुड़ैल के साए घूमते रहते हैं। उनकी बात सुनकर अजीत तेज तेज हंसने लगा और बोला, भाइयों, आप सब भी भूत प्रेतों की बात आज के ज़माने में करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी कई लोगों ने उसे वहां रुकने की सलाह नहीं दी। 2-4 दिन बाद अजीत अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने कॉटेज में आराम करने लगा। उसे भूख लगने लगी, पर आज उसका खाना अभी नहीं आया था। तभी उसने सोचा, क्यों ना थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ इस तरफ नहीं घूमा। वो हाथ में टॉर्च उठाए कॉटेज के पीछे की तरफ चलने लगा। जंगल का माहौल बिल्कुल शांत था। तभी उसे जंगल में एक पक्की रोड दिखी। वो बहुत ही पुरानी रोड थी। वो उसी रास्ते पर चलने लगा। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक औरत रास्ते पर सर झुकाई रोती हुई दिख रही थी। वो धीरे धीरे उसके करीब पहुंच रहा था। उसके मन में भी बहुत से सवाल थे कि मैं उस औरत से पूछूं कि नहीं, उसे क्या दिक्कत है। वो सीधा चलता गया। उसने नहीं पूछा। तभी उसे अपने आगे फिर वही रोड किनारे रोती दिखाई दी। उसे देख अजीत सहम गया और उसके पास जाकर बोला, तुम यहाँ इतनी रात में इस घने जंगल में बैठी क्यों रो रही हो? तब उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर अजीत की तरफ उठाया तो डर के मारे अजीत की आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे अजीत बुरी तरह कांपने लगा
क्योंकि औरत के मुंह पर 3 आंखें लाल रंग की थी, बड़े बड़े दांत थे। इतना खौफनाक मंजर देख अजीत अपने कॉटेज की तरफ भागने लगा। तभी कुछ ही दूरी पर अजीत को वही औरत पेड़ पर उल्टी लटकी दिखाई दी। वो ज़ोर ज़ोर से शैतानी हंसी हंस रही थी। अजीत भागते भागते अपने कॉटेज में घुस गया और कॉटेज का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने लोग उसे उसके नाम से पुकार रहे हों। वो डरता डरता सोफे पर बैठ गया। उसने थोड़ी सी शराब पी। पीते पीते कब उसकी आंख लग गई उसे पता न चला। तभी अचानक अजीत को अपने सीने पर कुछ वजन सा महसूस होने लगा। डर के मारे वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा था। वजन इतना बढ़ता जा रहा था कि अजीत को सांस लेने में भी मुश्किल हो गई। तड़पते हुए उसने अपनी आंखें खोली तो चौंक गया, वहाँ कोई ना था। तब अजीत उस कॉटेज के बाहर भागने लगा। भागते भागते वो अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति के घर जा पहुंचा। उसकी ऐसी हालत देखकर वो भी डर गया। वो बोला, क्या हुआ सर, ऐसा किसने किया आपके साथ? तब अजीत ने उसे अपने साथ घटी सारी घटना बताई। सुबह हो चुकी थी और भी अजीत के साथ काम करने वाले उसके सहकर्मी वहां पहुंच चुके थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति जो उस जंगल में 30 वर्षों से ड्यूटी कर रहा था, वो बोला, अजीत सर, आप किस्मत वाले हैं जो बच गए, नहीं तो जिसने भी उस कॉटेज में रहना चाहा उसके साथ उन प्रेतों ने बहुत बुरा करा। तभी अजीत बोला, वैसे वो प्रेत सबको परेशान क्यों करते हैं? तभी वो व्यक्ति बोला, तुम इस बारे में ना जानो तो अच्छा है, और मुस्कराते हुए चला गया। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दूसरी कहानी। स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में उतरने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम श्यामलाल है। मेरी उम्र लगभग 70 साल की है। ये बात जब की है जब मेरी उम्र 25 साल की थी। हम लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे थे। हम लोगों के पास कई भैंसें और बकरियां थी। मैं खेती करने के अलावा बैलगाड़ी भी चलाता था, जिससे उस वक्त आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, जिस कारण मुझे उनका इलाज कराने के लिए अपने बैल बेचने पड़ गए थे। कुछ दिनों बाद माँ की तबीयत भी ठीक होने लगी। उसी समय हमें अपनी खेती की फसल को बेचकर काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ था। शाम के वक्त हम सब खाना खा रहे थे। तभी मेरे पिताजी मुझसे बोले, बेटा श्यामलाल, इस बार की खेती भगवान की दुआ से अच्छी रही है। अच्छा मुनाफा हो गया है फसल बेचकर। तो बेटा तुम अपनी बैलगाड़ी के लिए नए बैल खरीद लो। मैंने कहा, ठीक है पिताजी, ऐसा ही करूँगा, और जाके सो गया। मैं सुबह उठा और गांव के 2-4 आदमियों से पूछा, अरे भाई, यहाँ कहीं किसी के पास बैल बिकाऊ है क्या? उन्होंने कहा, नहीं भाई श्यामलाल, यहाँ आसपास कोई भी अच्छे बैल नहीं है। मैं उदास मन लेकर घर आ गया। शाम का वक्त था। मैं घर के बाहर ही बैठा था। तभी मेरा दोस्त रमेश आया और बोला, भाई श्यामलाल, तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक है अब? मैं बोला, हाँ भाई रमेश, अब भगवान की दुआ से सब ठीक है। और बताओ, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तभी रमेश बोला, भाई श्यामलाल, मैं राजस्थान गया हुआ था पशुओं का मेला देखने। बहुत अच्छी अच्छी नस्ल के पशु मिलते हैं वहाँ। तो तू बता क्या चल रहा है अब? मैं बोला, कुछ नहीं भाई रमेश, माँ की तबीयत ख़राब थी, इलाज के लिए पैसे कम पड़ गए थे, उसी कारण मुझे अपने बैल बेचने पड़ गए। पर अब स्थिति ठीक है। मुझे अपनी बैलगाड़ी के लिए नए बैल लेने थे। मैंने 1-2 गाँव में लोगों से भी पूछा कि वहाँ ठीक ठाक बैल होंगे या नहीं। तभी रमेश बोला, अरे श्यामलाल भाई, तू चिंता ना कर, अगले हफ्ते मैं फिर राजस्थान जा रहा हूँ अपने लिए भैंसें लेने, तू भी मेरे साथ चल। मैंने झट से कह दिया, ठीक है भाई रमेश, मैं चल पड़ूँगा।
खाना खाकर मैं सो गया और घर पर सबको बता दिया मैं बैल लेने राजस्थान जाऊंगा। सब खुश थे, पर पिताजी बोले, बेटा श्यामलाल, पहले तुम इतनी दूर नहीं गए हो। मैं बोला, पिताजी, रमेश भी तो मेरे साथ जा रहा है, आप चिंता ना करें। मैं बोलकर सो गया। जाने का दिन आ चुका था। मैं तैयार हो गया। हम 5 लोग थे जो राजस्थान जा रहे थे। उस वक्त हमारे गांव के पास स्टेशन से रेलगाड़ी मिल जाती थी। वो 2-3 दिन में राजस्थान पहुंचा देती। हम लोग ट्रेन में बैठ गए और मैं अपने सफ़र का आनंद ले रहा था। तभी रमेश बोला, भाइयों, वहाँ सब एक साथ रहना, ज़्यादा इधर उधर अकेले मत घूमना। मैं बोला, क्यों भाई रमेश, ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी रमेश बोला, श्यामलाल भाई, मैंने सुना है वहाँ कई भूत प्रेत भी घूमते हैं। मुझे लगा ये बात मुझे तुम सबको बता देनी चाहिए। मैं बोला, ठीक है भाई रमेश, हम ध्यान रखेंगे। और हम सो गए। सुबह आँख खुली तो रेलगाड़ी भागी जा रही थी। मैं रमेश से बोला, भाई वहाँ कब तक पहुँच जाएंगे? रमेश बोला, शाम तक पहुँच जाएंगे। फिर हम सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। समय इतनी जल्दी बीत गया कि शाम होने वाली थी। बस कुछ ही देर में हम राजस्थान पहुँच गए। ट्रेन से उतरकर मैं बड़ा खुश था। रात हो चुकी थी। हम सब स्टेशन पर ही सो गए। सब कुछ सही था। सुबह हम सब उठे और हाथ मुंह धोकर पशुओं के बाजार की तरफ जाने लगे। हम सब कुछ ही दूर चले होंगे, बाजार सामने दिख रहा था। मैं बड़ा खुश था। बाजार की रौनक देख लग रहा था यहाँ तो दुनिया भर के अच्छी नस्लों के जानवर हैं। सब लोग बाजार में घूमने जा रहे थे। तभी रमेश बोला, भाइयों, सब अपनी अपनी पसंद का जानवर खरीद लो और यहीं पर आना। यहीं से गाड़ी किराए पर कर लेंगे, जिससे जानवर भी ठीक से गांव पहुंच जाएंगे। हम सब निकल गए। दोपहर हो चुकी थी। मुझे अभी तक अपने हिसाब के बैल नहीं मिले। मैं बाज़ार में घूमता घूमता काफ़ी आगे आ गया। तभी मुझे एक बैलों की जोड़ी काफ़ी पसंद आ गई। बैल वाले से काफ़ी मोल भाव करने के बाद सौदा पट गया। सूरज छुप चुका था। मैं रमेश की बताई जगह शायद भूल गया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। अब बाज़ार भी खाली होने लगा था। अब मुझे चिंता होने लगी थी, क्योंकि मैंने बैलों के लिए सारे पैसे खर्च कर दिए। मैं ये सोचने लगा, अगर सब चले गए होंगे तो मैं घर कैसे जाऊँगा। मैं इतना सोच रहा था, तभी मुझे वहीं आदमी दिखा जिससे मैंने बैल खरीदे थे। मैंने उसे अपनी सारी परेशानी बताई तो उसने मुझे 50 रुपये दिए और बोला, भाया, तुम भी यहाँ से जल्दी चले जाओ, यहाँ रात के वक्त रुकना ठीक नहीं है। मैंने उससे रास्ता पूछा। शायद उसे भी उत्तर प्रदेश का रास्ता नहीं मालूम था, पर उसने मुझे एक रोड की तरफ इशारा करके बता दिया कि भाया, यही रास्ता शहर की तरफ जाता है। फिर वो चला गया। मैं भी अपने बैलों को लेकर चलने लगा। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मुझे गांव सा नज़र आने लगा। मैं बैलों को खींचता हुआ उस तरफ मुड़ गया ताकि रात को थोड़ा आराम कर लूं और हम सुरक्षित भी रहेंगे। मुझे क्या पता था कि ये खौफनाक रात मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। मेरे बैल उस तरफ ना जाने क्यों नहीं जाना चाहते थे, मैं कुछ समझ नहीं पाया। जैसे तैसे उन्हें खींचता हुआ उस गांव की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था मुझे। तभी मैं गांव में घुसा तो चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे। मैं मन में सोचने लगा, ये कैसा अजीब गांव है, यहाँ रात को भी सब इधर उधर घूम रहे हैं। तभी मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो मुझसे बोला, कौन हो भाया, यहाँ इतनी रात में कोई नहीं आता। मैंने उसको अपनी सारी परेशानी बताई तो उसने मेरे लिए गांव से बाहर एक जगह पर सोने की व्यवस्था कर दी। मुझे भूख भी लग रही थी। तभी वही आदमी मेरे लिए एक थाली में बढ़िया बढ़िया पकवान ले आया, जैसे अभी अभी मेरे लिए ही बनाए हों। उसने मुझसे कहा, परदेसी, सो जाना आराम से, रात को उठकर गांव के अंदर मत आना। इतना कहकर वो चला गया। पर किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। खाना खाने के बाद मैं सोने जा रहा था। तभी मुझे प्यास लगने लगी। मैं बोला, अरे वो खाना तो दे गया, पर पानी लाना भूल गया। चलो मैं ही पानी ले आता हूँ। मैं ये बात भूल गया कि उस आदमी ने मना करा था रात को गांव में मत घूमना। मैं गांव के अंदर घुसा तो जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी। मैं डर गया।
मैं डरते डरते देखने लगा, शायद कोई आदमी मिल जाए तो उससे पूछ लूँगा पानी के लिए। जैसे जैसे मैं गांव में अंदर घुस रहा था, वैसे वैसे मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैंने जब देखा था तो बड़ी चहल पहल थी। अब तो पूरा गांव ही सुनसान पड़ा है। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधों पर हाथ रखा। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो एक आदमी खड़ा था, जिसे देख मैं बुरी तरह कांपने लगा। मुझे लग रहा था कि मेरे प्राण आज ही निकल जाएंगे, क्योंकि उसका आधा शरीर था ही नहीं। तभी मैं भागने लगा तो सामने से एक और आदमी चला आ रहा था। उसे देखकर तो मेरी सांसें अटक गई, क्योंकि उसके शरीर से पैरों के ऊपर का हिस्सा ही नहीं था। मैं डर के मारे इधर उधर भागने लगा। तभी मेरी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो पेड़ों पर इधर उधर कूदती हुई रो रही थी। मुझे लगा बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इस गांव में आकर। तभी मुझे ध्यान आया, उस आदमी ने मुझे मना किया था कि गांव के अंदर मत आना। अगर मैं वापस बाहर चला जाऊं तो शायद मेरी जान बच सकती है। मैं इतना सोच रहा था, तभी मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। उन्हें देख मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन सब के शरीर सड़े गले थे। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़े चले जा रहे थे। मैं भगवान का नाम लेकर गांव से बाहर की तरफ भागने लगा। अंधेरा इतना था कि मैं भागते भागते अपने बैलों से टकरा गया और बेहोश हो गया। सुबह मेरी आँख खुली तो मैं देखता का देखता रह गया, क्योंकि वो सारा गांव उजड़ा पड़ा था, जैसे कितने सालों से वहाँ कोई ना आया हो। मैं अपने दोनों बैलों को लेकर वापस चल पड़ा। कई दिनों पैदल चलने के बाद मैं अपने गांव पहुंचा तो गांव में हंगामा मच गया, क्योंकि सबको लग रहा था मैं अब वापस नहीं आऊँगा। मेरे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरे बच्चे मुझे बार बार गांव से बाहर जाकर देखते थे कि पिताजी आ रहे होंगे, पर जब मैंने उन्हें अपने साथ घटी सारी घटना बताई तो उनके भी होश उड़ गए। तभी मैंने पूछा, और बाकी सब लोग कहाँ हैं? तब मेरे पिताजी बोले, बेटा, जिस गाड़ी से वो लोग आ रहे थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिस कारण वो सभी लोग दुर्घटना में मारे गए। मुझे एक तरफ खुशी भी थी और एक तरफ गम भी था। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।